अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो लर्निंग एकेडमी पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसका इम्तिहान जो है तो 10 नवंबर 2024 कंडक्ट करवाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप तमाम ने टीटी का फॉर्म फिल कर लिया होगा और उसी के साथ साथ सीटेट दिसंबर 2024 की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसके भी फॉर्म भरना जारी है। और सीटेट 2024 का इम्तिहान आपका 15 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी इम्तिहान में यानी कि सीटेट के इम्तिहान का फॉर्म जो जल्दी भरेगा उतना नज़दीक उसको सेंटर मिलने वाला है। तो इसमें देर ना करें दोस्तों, सीटेट का फॉर्म जल्द अज जल्द भरने की कोशिश करें ताकि आपको नज़दीकी सेंटर मिले और फॉर्म भरने के बाद आप स्टडी अच्छे से शुरू कीजिए। उसी के साथ साथ मैं मुखातिब हूँ हमारे महाराष्ट्र के कैंडिडेट से, स्टूडेंट से, कि आप तमाम महा टीटी के साथ साथ दोस्तों सीटेट का भी फॉर्म भरें ताकि दोनों की जो तो आपकी अच्छे से तैयारी हो। और किसी एक पेपर पर आपको फोकस करना है या फिर सीटेट या टीटी पर, तो उसमें जो तो बहुत सारे मतलब टॉपिक सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसके साथ साथ जो तो आपकी जैसे कि टीटी के साथ साथ सीटेट की भी आपकी तैयारी हो जाएंगी और आप जो है तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद बआसानी जो है तो महा टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्योंकि हमें टीटी या सीटेट ये दोनों पेपरों में से एक पेपर होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए टेट के लिए फॉर्म भरने के लिए। मतलब टेट इम्तिहान में फॉर्म भरने के लिए जो है तो हम जब ही एलिजिबल रहेंगे जब हम सीटेट या टीटी में से कोई एक पेपर जो है तो पास आउट होते हैं। तो ये बड़ा गोल्डन और सुनहरा मौका है दोस्तों, क्योंकि ये जो शिक्षक भर्ती अभी चल रही है 2022 की, इसकी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है और थर्ड टेट के ताल्लुक से भी जो है तो रोड मैप दिया गया है। महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स जो तो बगौर तवज्जो फरमाए, बगौर समात फरमाए दोस्तों, समात कीजिए कि ये जो जो चीज़ें हैं ये अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहेंगे कि हमारी जो लाइफ है दोस्तों ये टर्निंग पॉइंट, इसको समझ लीजिए। जो हुआ सो हुआ, जितना आपने वक्त ज़ाया किया उसको छोड़ दो। बाकी जो अभी 2-3 महीने हमारे पास हैं तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन आप कीजिए। सीटेट या टीटी ये दोनों में से आपको कोई भी हालत में कैसा भी करके जो तो ये दोनों में से एक पेपर आपको क्वालिफाइड होना ही है। और ऑप्शन में जो तो सीटेट भर लो या फिर महा टीटी भर लो और किसी एक पेपर पर फोकस करो। और जैसे कि सबसे पहले तो अभी टीटी का इम्तिहान होगा और उसके बाद सीटेट होने वाला है, तो टीटी पर जो है तो आप अच्छे से मेहनत करने के बाद सीटेट पे भी थोड़ी थोड़ी मेहनत जो है तो जारी और सारी रखो ताकि सीटेट में हमको परेशानी ना आए। क्योंकि सीटेट का सिलेबस फिक्स्ड है और महा टीटी का सिलेबस जो है तो फिक्स्ड नहीं है। उसकी जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है सी महा टीटी का, तो ये 12th तक का जो है तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है महा टीटी के क्वेश्चंस की, तो वो 12 मतलब 12वीं तक के जो है तो उसके अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों हमारे सामने दो चीज़ें हैं, सीटेट और टीटी। तो ये सीढ़ी हमें कोई भी किसी भी हालत में जो है तो पार करना है ताकि नेक्स्ट टेट के लिए हम एलिजिबल हो। हमारे लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरी है सीटेट या टीटी, ये जो है तो हमारे सामने है, इसको टारगेट और फोकस करना है ताकि ये जो इम्तिहान है इसमें आप कामयाब हो सको। और अगर सही तरीके से आप पढ़ाई करते हो तो ज़रूर इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों तक जो सीटेट और महा टीटी की जो तो तैयारी कर रहे हैं। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपने ये जो तो सुनने के साथ साथ इसको जो तो पढ़ भी लिया होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बच्चे की तरक्की और तालीम, इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक जो तो देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलते हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कि नमो और नशोनुमा जिसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पार्ट है, जो टॉपिक है, ये सीटेट में एज इट इज़ है, सेम है।
यहाँ पर जो तो उसका आपको वो हिंदी में वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में, और यहाँ पर जो तो आपको उर्दू में पढ़ना है। अगर आपके अल्फाज के मायने दुरुस्त हो जाते, सही हो जाते, ज़ख़ीर अल्फाज आपका मतलब कि ग्रोथ को उर्दू में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, जितने भी मुश्किल अल्फाज होते हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको जो तो एक अलग से कापी या फिर नोट्स आपकी बना लेना है, और उसके बैक साइड में कापी के पीछे जो तो अल्फाज मायने इस तरीके से लिखना है, तीनों लैंग्वेज में लिखना है, ताकि आपका टीईटी की भी अच्छे से तैयारी हो और सीटेट की भी जो तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो, तैयारी हो। तो ये तरीका होता है स्टडी का। तो हम देखते हैं सबसे पहले नशोनुमा और नमो, जिसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो नशोनुमा से मुराद इंसानों और दीगर जानदारों इसमें वाक़ होने वाली तब्दीलियों से है, जो पैदाइश और मौत के दौरान पाई जाती है। पैदाइश और मौत यानी इस ताल्लुक़ से जो तो बताया हुआ है। तो यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक ही है, स्पेलिंग मिस्टेक है। मतलब पैदाइश से लेकर मौत तक जो है तो ये चलने वाला प्रोसेस है। उसके बाद है ये तब्दीलियाँ कम व बेश मुस्तकिल होती हैं और एक तरतीब से वाक़ होती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है तो तब्दीलियाँ होती है। बीमारी या वक्ती वजूहात से पैदा होने वाली तब्दीलियाँ नशोनुमा नहीं कहलाती। यानी कि बीमारी से या फिर वक्ती वजूहात जो होते हैं, तो उससे जो चेंजेस आते हैं, जो तब्दीलियाँ होती है, उससे जो है तो नशोनुमा नहीं कहते हैं। इसी तरह फितरी तब्दीलियाँ जो आम तौर से जिस्मानी होती है, जिन पर माहौल के असरात नहीं होते सिवाय कम खुराकी या बीमारी के, वो कहलाती है। इनका ताल्लुक़ तवासीर से होता है। इंसान की नशोनुमा की मुख्तलिफ़ दर्जात में तकसीम किया जा सकता है। मतलब इंसान की जो नशोनुमा है उसको मुख्तलिफ़ दर्जात में, स्टेप्स में जो तो तकसीम किया जा सकता है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर जिस्मानी नशोनुमा। जिस्मानी नशोनुमा से मुराद इंसान के जिस्म में होने वाली तब्दीलियाँ, जैसे कदर और वज़न का बढ़ना। कद यानी कि हाइट, और वज़न यानी वेट। हाइट और वेट का बढ़ना ये जिस्मानी नशोनुमा से जो तो मुराद है। नेक्स्ट है ज़ाती नशोनुमा। ज़ाती नशोनुमा से मुराद इंसान की शख्सियत में होने वाली तब्दीलियाँ, यानी कि इंसान की शख्सियत में होने वाली तब्दीलियों को जो तो ज़ाती नशोनुमा कहेंगे। नेक्स्ट है माशरती नशोनुमा। माशरती नशोनुमा से मुराद इंसान की माशरती सलाहियतों में होने वाली तब्दीलियाँ, जिनकी बुनियाद पर वो माशरे में अपना मकाम बनाता है। नेक्स्ट है वक़ूफ़ी नशोनुमा। वक़ूफ़ी नशोनुमा से मुराद यहाँ पर जो तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा, और जिस्मानी नशोनुमा से मुराद फ़िज़िकल डेवलपमेंट, और उसी तरीके से सोशल एंड इमोशनल जो है तो आएगा। उसके बाद है इंसान की ज़हनी सलाहियतों और फौरी नज़र की सलाहियतों में होने वाली तब्दीलियाँ, उसे वक़ूफ़ी तब्दीली और वक़ूफ़ी नशोनुमा कहेंगे। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि वक़ूफ़ी नशोनुमा से मुराद यहाँ पर कि जिस्मानी नशोनुमा के अलावा दूसरे इलाक़ों में नशोनुमा इंसान के अपने तबई और माशरती माहौल से बाहमी तामुल के सबब पैदा होती है। यह इक्तिसाबी सरगर्मियाँ अहम हैं। ये सरगर्मियाँ माशरती नशोनुमा को मुतासिर करती हैं। यहाँ पर जो तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, तो वो आपको समझते हुए चलना है। ज़ाती और वक़ूफ़ी नशोनुमा का ताल्लुक़ भी परवरिश और तरबियत से होता है। ज़ाती और वक़ूफ़ी नशोनुमा का जो ताल्लुक़ होता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट का जो रिलेशन होता है, तो वो तरबियत से होता है, जिसमें वालिदैन और उस्ताद असातिज़ा अहम किरदार निभाते हैं। तो जैसे कि आपको नीचे यहाँ पर एक क्या कहेंगे उसको डायग्राम नज़र आ रहा है। तो हमने जो अभी उर्दू में देखी चीज़ें, तो उसमें सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फ़िज़िकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
सोशल डेवलपमेंट से मुराद जो है तो समाजी तरक्की कहेंगे या फिर उसे कहेंगे हम माशरती तरक्की, नशोनुमा। उसके बाद जो है तो यहाँ पर है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि वकूफ़ी नशोनुमा। उसके बाद है फिज़िकल डेवलपमेंट यानी जिस्मानी नशोनुमा। और लास्ट है कॉग्निटिव यानी वकूफ़ी और इमोशनल यानी जो है तो इमोशनल यानी वकूफ़ी, सोशल यानी माशरती, और फिज़िकल यानी जिस्मानी, और कॉग्निटिव यानी ज़ाती नशोनुमा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इंग्लिश में और उर्दू में कुछ मतलब डिफरेंट होता है, ये आपको समझते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सोशल डेवलपमेंट से मुराद माशरती नशोनुमा रहेगा, इमोशनल डेवलपमेंट से मुराद जो है तो ज़ाती नशोनुमा रहेगा, फ़िज़िकल डेवलपमेंट से मुराद जिस्मानी नशोनुमा रहेगा, और कॉग्निटिव से मुराद वकूफ़ी नशोनुमा रहेगा। जैसे कि हमने अभी 4 पॉइंट उर्दू में उसका एक्सप्लेनेशन देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मुराद फ़रोग़ के लिए सिर्फ तबई फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी ख़द व ख़ामत वज़न शामिल है, यानी कि जिसके अंदर क्या कहेंगे उसको, हाइट, वेट, साइज़ और शेप, ये 4 चीज़ें जो है तो इसमें शामिल होती है। फिज़िकल के अंदर हाइट, वेट, साइज़ और शेप। नेक्स्ट है नशोनुमा का अमल उम्र के एक हिस्से तक महदूद होता है, यानी कि जो बढ़ने का जो हमारा कद जो बढ़ता है, मतलब क्या कहेंगे उसको, छोटे से बड़ा जब बच्चा होता है तो उसका जो है तो वक्त महदूद होता है, और ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और वो बढ़ते ही चला जा रहा है और मौत तक यानी बूढ़ा होने तक वो बड़ा ही हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं होता है फ्रेंड्स, ये जो तो क्वांटिटेटिवली चेंजेस होता है, यानी कि एक वक्त मतलब 14, 15 या 18 साल तक जो है तो चलता है प्रोसेस। उसके बाद जो तो हाइट हमारी लॉक हो जाती है, हाइट बढ़ती नहीं है, और बाकी जो इमोशनल डेवलपमेंट वगैरह है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो इसमें इजाफ़ा होता है। तो ये यहाँ पर नशोनुमा का अमल उम्र के एक हिस्से तक महदूद होता है, यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये जो है तो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है नशोनुमा। नेक्स्ट है नशोनुमा जिस्म के एक हिस्से के बारे में इस्तेमाल होती है, जैसे अंदरूनी आज़ा, बैरूनी आज़ा, दिमाग और हवास खमसा वगैरह। यानी कि नशोनुमा जो है, जो डेवलपमेंट है, तो ये नशोनुमा जिस्म के एक हिस्से के बारे में इस्तेमाल होती है, जैसे अंदरूनी आज़ा और बैरूनी आज़ा, दिमाग और हवासे खमसा वगैरह। मतलब जो क्या कहेंगे उसको, अंदरूनी आज़ा से मुराद हाथ पैर वगैरह। तो ये हमारी जो है तो एक वक्त मतलब छोटे से जब बच्चा बड़ा धीरे धीरे जो तो बड़ा होता है तो उसके आज़ा के अंदर भी चेंजेस नज़र आते हैं, हाइट, वेट, साइज शेप के अंदर। और उसी तरीके से दिमाग और हवासी खमसा कहेंगे इसको, जो है तो आँख, कान, नाक, ज़बान, जिल्द वगैरह, तो उसमें जो है तो चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है नशोनुमा का मुशाहिदा किया जा सकता है, यानी कि नशोनुमा हो रही है, यानी कि बच्चा जो है तो 1 साल पहले छोटा था, दूसरे साल बड़ा होगा, तो उसमें मुशाहिदा कर सकते हैं, उसको जो है तो मापा जा सकता है, यानी कि मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है, गिना जा सकता है। उसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्या मुराद है? तो डेवलपमेंट यहाँ पर बालिदगी, नशोनुमा, तामीर और तरक्की कामिल मुकम्मल फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है बालिदगी, नशोनुमा, तामीर, तरक्की का अमल जारी और सारी रहता है, यानी कि बालिदगी और नशोनुमा और तामीर और तरक्की, जिसको जो है तो डेवलपमेंट कहते हैं हम, तो इसका जो है तो प्रोसेस
कंटिन्यूसली रहता है डेवलपमेंट का, जबकि ग्रोथ का जो है तो एक जगह जाके रुक जाता है। और हमने जो इससे पहले देखे तो वो है ग्रोथ, और यहाँ पर जो है तो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है तो इंसान का होते रहता है, चलते रहता है, और वो जो है तो टू टूम प्रोसेस है, यानी कि पैदाइश से लेकर मौत तक जो है तो डेवलपमेंट चलता है। जबकि ग्रोथ जो है तो एक जगह जाकर रुक जाता है। जैसे कि बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो 14, 15 या 18 साल तक की उसकी हाइट लॉक हो जाती है, या फिर वहाँ से वो मतलब बढ़ता नहीं है, उसकी उतनी 6 या 7 फीट पर जाकर रुक जाता है, 5.5 फीट वगैरह पर। और उसके बरक्स जो है तो डेवलपमेंट ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, ये पैदाइश से मरने तक ये अमल जारी रहता है। तो वही बात आई है कि पैदाइश से लेकर जो है तो मौत तक ये अमल जारी रहता है। बालिदगी, नशोनुमा, तामीर और तरक्की का मतलब फ़र्द की सोच यानी कि थिंकिंग से मुराद जो है तो यहाँ पर है थिंकिंग, और उसके बाद ये समझ और रवैये में तब्दीली लाना। ये जो है तो बहुत ही इमेजिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, और ये आपको सीटेट में भी बहुत कारआमद साबित होगा कि बालिदगी, नशोनुमा, तामीर और तरक्की का मतलब फ़र्द की सोच, समझ और रवैये में तब्दीली लाना है। उसके बाद है इंसानी ज़िंदगी और माहौल के असर के मुताबिक होती है, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो इंसानी ज़िंदगी और माहौल के असर के मुताबिक होता है। उसके बाद है बालिदगी किसी शख्स की साख्त, फ़िक्र, तर्ज़ अमल में ऐसी तब्दीलियों को कहा जाता है जो माहौल और तवासीर के ज़रिए वक़ू पज़ीर होती है, यानी कि विरासत में मिलती है। जैसा तवासीर से मुराद विरासत है, उसके ज़रिए जो है तो वक़ू पज़ीर होती है। फ़िक्र, तर्ज़ अमल, शख्सियत की और शख्स की साख्त जो है तो ये बालिदगी से मुराद है। नेक्स्ट है मैचुरेशन, जिसे हम कहेंगे पुख्तगी। मैचुरेशन यानी पुख्तगी का अमल तो पुख्तगी का अमल गलत ग़िज़ा के इस्तेमाल और बीमारी की बिना पर इल्तवा में पड़ जाता है। इक्तिसाब की सलाहियत पुख्तगी पर मुनहसर होती है, यानी इक्तिसाब जिसे हम अधिगम कहेंगे यानी कि लर्निंग कहेंगे, तो इक्तिसाब की जो सलाहियत है वो मैचुरेशन पर मुनहसर करती है। उसके बाद है ग्रोथ डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या फ़र्क है और क्या क्या चीज़ें जो है तो इसके अंदर होती है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 5 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। फर्स्ट पॉइंट ये कि जिस्मानी आज़ा से मुताल्लिक जो तो होता है, और नमो नशोनुमा का अमल मुख्तसर होता है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, नमो नशोनुमा को जांचा और परखा जा सकता है। यह हम ग्रोथ से रिलेटेड देख रहे हैं, ग्रोथ। तो ये है ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट। सबसे पहले जिस्मानी आज़ा से मुताल्लिक, उसके बाद है नमो नशोनुमा का अमल मुख्तसर होता है, नमो नशोनुमा को जांचा और परखा जाता है। उसके बाद जो है तो 4 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर कि ज़िंदगी में ये अमल रुक जाता है, यानी कि ज़िंदगी में 14, 15 या 18 साल तक जो है तो चलता है और बाद में रुक जाता है। और इंसानी बालिदगी के लिए नशोनुमा एक बुनियादी काम करती है। तो इंसानी बालिदगी के लिए जो नशोनुमा है वो बुनियादी काम करती है, और यहाँ पर इसके अंदर जो है तो ये हमको नज़र आता है, मतलब इसको मापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, गिना जा सकता है। जैसे कि हाइट, साइज़ और शेप वगैरह, वेट वगैरह, वज़न, तो ये सब चीज़ें मेज़र की जा सकती है। उसके बरक्स जो है तो यहाँ पर जो है तो क्या कहेंगे उसको डेवलपमेंट बताया हुआ है।
जो जिस्मानी, दिमागी, सामाजिक, जज्बाती, अखलाकी अक़दार से मुताल्लिक जो है तो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का। यानी कि क्या कहेंगे उसको, जिस्मानी यानी फिज़िकल, दिमागी यानी कॉग्निटिव, सामाजिक यानी सोशल एंड जज्बाती यानी इमोशनल डेवलपमेंट जो तो इसमें अखलाकी इक़दार से मुताल्लिक ये होता है। यानी कि इसमें डेवलपमेंट होते रहता है, चलते रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लामहदूद होता है डेवलपमेंट, कंटिन्यूसली जो है तो प्रोसेस है। ये ओम टू टूम चलता है, पैदाइश से लेकर मौत तक चलने वाली प्रोसेस है। उसके बाद ये बालिदगी, नशोनुमा, तामीर और तरक्की का सिर्फ अंदाज़ा किया जा सकता है। यानी कि इसमें अंदाज़ा किया जा सकता है बच्चों का कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है तो 5 क्लास में है या 3rd स्टैंडर्ड में है और कोई चीज़ उसको समझ नहीं आ रही है, तो उसको जो है तो समझ नहीं आ रही है और यानी कि वो मैथ का क्वेश्चन गलत कर रहा है स्टार्टिंग में और बाद में जो तो धीरे धीरे उसमें क्या कहेंगे उसको समझ आ रहा है कि इस तरीके से जो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वगैरह, और वो बाद में जो तो बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने लग जाता है। तो ये टीचर को जो तो समझ में आता है, उस्ताद को समझ में आता है कि बच्चे को जो तो पहले से अब जो तो ये अच्छे से, यानी कि क्या कर रहा है, ये अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ये समझ से इसका जो तो अंदाज़ा किया जा सकता है, ना कि इसको तामीर और तरक्की का सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जबकि यहाँ पर जो तो ग्रोथ के अंदर उसको मापा भी जा सकता है, उसको जो है तो गिना भी जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर उम्र भर जारी रहने वाला अमल है। तो वही बात दोहराई गई है कि लामहदूद होता है और उम्र भर जारी रहने वाली प्रोसेस है, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है। जैसे अभी आप सीख रहे हो, अभी जो तो आपके सामने एक टारगेट है और वो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है फ्रेंड्स, कि आपको सीटेट या फिर टीटी ये दोनों में से क्वालिफाइड करना ही करना है। जब जाकर जो तो आप टेट के लिए एलिजिबल रहोगे और जब जाकर जो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि हमने हमारी ज़िंदगी के तकरीबन 14 से 16-17 साल डाल दिए डीएड और बीएड के लिए, और जो ये 2-3 महीने बाकी है, तो हमने जब इतने वक्त हमने दिया है, हमने जो तो लर्निंग को, सीखने को, वो जो डिग्री वगैरह है हमारी 10वीं 12वीं डीएड बीएड वगैरह के जो कागजात है, तो इसको जो तो हमने टाइमिंग दिया है। और क्यों ना हम अभी जो 3 महीने बचे हैं तो इसको भी जो तो 3 महीने दे दें, ताकि वो जो हमारे डॉक्यूमेंट जो अलमारियों में और क्या कहेंगे उसको फाइलों के अंदर जो पड़े हुए, तो उनमें सीटेट का रिज़ल्ट या फिर टीटी का रिज़ल्ट जान डाल देगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाए और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन अंदाज में आप जो है तो गुजार सके और राहत और चैन सुकून इत्मीनान हासिल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो मकसद यही है कि हमारे जो कैंडिडेट है बहुत ही पीछे चल रहे हैं, देर क्यों ना हो लेकिन दुरुस्त ज़रूर आएंगे, और जब जागो तब सवेरा इंशाल्लाह हम मेरिट में ज़रूर आएंगे इस बार 3rd टेट में, और उससे पहले हम सीटेट और टीटी ज़रूर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर है इक्तिसाबी आमादगी, यानी कि रेडनेस टू लर्न। इक्तिसाब के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर सीखने की ख्वाहिश, क़ुव्वत इरादी और साथ साथ जिस्मानी ज़हनी सलाहियतों का के अलावा उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। तो ये इक्तिसाबी सलाहियत से मुराद जो है तो इक्तिसाबी आमादगी से मुराद यहाँ पर बतलाया गया है कि इक्तिसाब के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर सीखने की ख्वाहिश, क़ुव्वत इरादी यानी कि अंदर से अंदरूनी क्या कहेंगे उसको कैफियत, और साथ साथ जिस्मानी ज़हनी सलाहियतों के अलावा उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। इसको जो है तो इक्तिसाब कहेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी नशोनुमा के आम उसूल। नशोनुमा के उसूल या आम उसूल कहेंगे उसको। तो यहाँ पर है नशोनुमा के तस्वुर, उससे मुतालिक अवामिल और उसकी तरबियत से मुतालिक माहिरीन की राय में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। यानी कि जो उसूल है इसमें इख्तिलाफ़ पाया जाता है माहिरीन के मुताबिक। इन इख्तिलाफ़ात के बावजूद मंदरजा झेल उसूल ऐसे हैं जिन पर सब इत्तेफाक करते हैं। यानी कि कुछ उसूल ऐसे हैं जिन पे सब मुत्तफ़िक़ हैं, सब जो है तो इत्तेफाक करते हैं। तो वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो है तरतीब का उसूल, यानी कि नशोनुमा एक तरतीब से चलने वाला अमल है। तो मुख्तलिफ़ माहिरीन ने मुख्तलिफ़ तरीके से जो तो अपनी अपनी मुख्तलिफ़ राय का इजहार किया है, और कुछ
उसूल ऐसे हैं जिन पर सभी इत्तेफाक कर दे। तो सबसे पहले है तरतीब का उसूल। नशोनुमा एक तरतीबवार चलने वाला अमल है। उसके बाद है इंसान में नशोनुमा पाने वाली सलाहियतों में एक मंतकी तरतीब होती है, जिसे इंसान बैठना, खड़ा होना और फिर चलना सीखता है। तो ये प्रोसेस होती है। इसी तरह गुफ्तगू करना, फिर तकसीम करना सीखता है वगैरह। यानी कि इंसान में नशोनुमा पाने वाली सलाहियतों में एक मंतकी तरतीब होती है। जैसे इंसान सबसे पहले जब बच्चा होता है तो बैठना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, और फिर जो है तो बातचीत करना सीखता है, फिर जो है तो तकसीम करना सीखता है, जिसको जो है तो सीरिएशन कंजर्वेशन कहेंगे, और चीज़ों को तरतीब में लगाना वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो इसमें एक तरतीब है, एक जो है तो इसमें क्या कहेंगे, इसको सीक्वेंस है। नेक्स्ट है गैर यकसानियत का उसूल। यानी कि नशोनुमा की रफ़्तार की शरह मुख्तलिफ होती है। यानी कि सीखने की, समझने की और नशोनुमा की जो रफ़्तार है उसकी शरह है, तो वो मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ तरीके से पाई जाती है। यही बात को यहाँ पर जो है तो बतलाया गया है। नेक्स्ट इसके मुतालिक बतलाया गया है कि हर इंसान में नशोनुमा की रफ़्तार यकसा नहीं होती। हर इंसान में जो नशोनुमा की रफ़्तार होती है, जैसे कि क्लासरूम में कोई स्टूडेंट्स है, उसको जल्दी समझ में आ रहा है लेक्चर टॉपिक, या फिर कोई ऐसी भी होती है जिसको लेट समझ में आता है, 2 बार समझाने के बाद जो है तो समझ में आता है। तो ऐसे इस तरीके को कहेंगे हम कि इस तरह हर इंसान में नशोनुमा की जो रफ़्तार होती है वो यकसा होती है, मुख्तलिफ होती है, अलग अलग होती है। एक ही उम्र के बच्चे नशोनुमा के मुख्तलिफ मदारिस से गुज़रते हैं। मुख्तलिफ जो है तो मदारिस से गुज़रते हैं। इसका मुशाहिदा आप अपनी जमात या आसपास रहने वाले बच्चों में कर सकते हैं। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में भी ये रफ़्तार यकसा नहीं होती। आम तौर पर पैदाइश से 2 साल की उम्र और फिर 11 साल से 15 साल की उम्र में नशोनुमा की रफ़्तार तेज़ होती है। 3 से 10 साल की उम्र और 16 से 18 साल की उम्र के दौरान ये रफ़्तार सही होती है। तो इस तरीके से ये रफ़्तार जो है तो गैर यकसानियत का उसूल के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया है कि नशोनुमा की रफ़्तार मुख्तलिफ होती है हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर। नेक्स्ट है तसलसल का उसूल। नशोनुमा सिलसिलावार जो है तो चलने वाला अमल है। तो यहाँ पर तसलसल का जो उसूल है वो इस बात की वजाहत करता है कि इंसान में तब्दीलियाँ रातों रात नहीं होती। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी चेंजेस रातों रात नहीं होंगे, हमको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। लगातार जो है तो क्या कहेंगे उसको, एग्ज़ाम तक हमको जो है तो अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद रिज़ल्ट जब हमारे सामने रहेगा और उस पर क्वालिफाइड या पास नज़र आएगा तो तसल्ली और क्या कहेंगे उसको, इत्मीनान और राहत मिलेगा। ऐसा नहीं, तो यहाँ पर आप तवज्जो फरमाएं कि ऐसा नहीं कि आज बच्चे को गिनना नहीं आता और कल वो आपको पूरी गिनती सुना देगा, या बच्चे ने कदम उठाना शुरू किया है और अगली सुबह वो खुद चलने लगेगा। नशोनुमा लगातार चलने वाला अमल है, ये रुकता नहीं है, फिर भी आपको तब्दीलियाँ हर लम्हे नज़र नहीं आती। तो ये धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है, इसमें तब्दीलियाँ नज़र नहीं आती। ये जो तो नशोनुमा जो तो सिलसिलावार चलने वाला अमल है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इनफिरादियत का उसूल। इनफिरादियत के उसूल से मुराद है नशोनुमा की नौइयत इनफिरादी है। हर फर्द नशोनुमा दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ होती है। हर फ़र्द की जो नशोनुमा होती है वो एक दूसरे से अलग अलग होती है। हर फ़र्द में नशोनुमा की रफ़्तार की शरह भी मुख्तलिफ होती है। इसी बात को जो है तो ऊपर हमने देखा है। उसके बाद है मरबूतियत का उसूल, यानी कि नशोनुमा मरबूत होती है, एक दूसरे से रब्त में होती है, ताल्लुक़ में
होती है। जैसे कि इंसान की जिस्मानी, ज़हनी और माशरती नशोनुमा बैक वक्त होती है। एक पहलू की नशोनुमा का असर दूसरी नशोनुमा पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर जिस्मानी नशोनुमा का असर माशरती नशोनुमा पर पड़ेगा। अगर बच्चे का क़द ऊंचा और जिस्म मजबूत है तो उसे अपने साथियों में नुमाया मकाम मिलता है। इसी तरह जिनकी ज़हनी नशोनुमा अच्छी होती है वो ज़्यादा दोस्त बनाने में कामयाब होते हैं, हर काम को मुनज़्ज़म ढंग से करते हैं और अपने ग्रुप में नुमाया हैसियत रखते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है तो दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि मजमूयत का उसूल, यानी नशोनुमा मजमूई होती है। तो मजमूई किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे कि नशोनुमा में हर वक्त इजाफ़ा होता है। जो नशोनुमा हो चुकी है या जो बच्चा सीख चुका है उसी सलाहियत में इजाफ़ा होगा। मसलन जब बच्चे ने खड़ा होना सीख लिया तो उसका मतलब यह है कि उसने अपने आज़ा पर काबू पाना सीख लिया। अब यही काबू से कदम बढ़ाने और चलने में मदद करेगा। ये अमल पलटाया नहीं जा सकता। जो तब्दीली एक मर्तबा हो चुकी है वो वापस नहीं होती। तो ये बहुत ही क्या कहेंगे इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि अब यही काबू से अब यही जो है तो कदम बढ़ाने और चलने में मदद कर ये अमल पलटाया नहीं जा सकता। तो ये पॉइंट है, ये अमल जो है तो पलटाया नहीं जा सकता, दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको छोटा नहीं किया जा सकता। ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस ये आगे जो है तो इसमें जो है तो पलटाया नहीं जा सकता इसको। तो ये तब्दीली एक मर्तबा हो चुकी है, वो दोबारा वापस नहीं होती। नेक्स्ट है सिमत का उसूल, यानी कि डायरेक्शन प्रिंसिपल से मुतालिक बात हो रही है कि नशोनुमा जो है तो सिमत के उसूल किस तरीके से है कि नशोनुमा की 3 सिमतें यहाँ पर दी हुई है। नशोनुमा हो सकती है 3 सिमतों में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले है सेफेलोकॉर्डल, जिसे सरता पैर कहते हैं हम, यानी कि बच्चे की जो नशोनुमा होती है, बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने को ही नशोनुमा कहते हैं। छोटे से बड़ा होना कोई चीज़ का उसे नशोनुमा कहेंगे। जैसे कि एक बीज हमने बोया है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको पानी वगैरह डालकर 3-4 दिन में उसकी कोंपल ऊपर आएंगी और धीरे धीरे 2 पत्तों पे आएगा और उसके बाद धीरे धीरे जो है तो वो दरख्त बड़ा होगा और देखते ही देखते 10-12 साल में जो है तो अपने को फल देने लग जाएगा, या फिर 4-5 साल में वो फल देगा। तो इसी तरीके से इसको कहेंगे हम नशोनुमा। तो यहाँ पर नशोनुमा से मुराद यहाँ पर जो है तो बच्चों से मुतालिक बात हो रही है, क्योंकि हम जो पेपर के लिए जाएंगे वो 1ली से 5वीं जमात का है, यानी कि 6 से जो तो 7 या 8 साल 6 से 10 या 11 साल, क्योंकि 1ली से 5वीं में जो बच्चा होता है वो 6 साल में जो तो स्कूल में जाता है और 10 या 11 साल में वो 5वीं में होता है। तो उससे मुतालिक आपको जो है तो यहाँ पर तस्वूरी खाका जहन में बनाना है। तो सेफेलोकॉर्डल से मुराद यहाँ पर सरता पैर, यानी सिर से पैर की तरफ पहले बच्चा अपने सर पर काबू पाता है। सर की नशोनुमा सबसे पहले होती है और वो अपनी आखिरी जसामत को पहले पहचानता है। सर का बढ़ना पहले रुकता है, इसके बाद हाथ, धड़ और आखिर में पाँव। अहदे बलूगत में बच्चों के हाथ और पैर तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर इस बात की वजाहत की गई है दोस्तों कि बच्चे को जो है तो सबसे पहले सर की नशोनुमा होती है और धीरे धीरे फिर धड़ और हाथ पैर की नशोनुमा होती है, और उसके बाद जो है तो बच्चा बड़ा होता है और इसे सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। नीचे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सेफेलोकॉर्डल सर से पैर की ओर जाता है, हेड टू टो जिसे कहेंगे, हेड टू टो सर से पैर। तो यहाँ पर ये जो आपको स्टूडेंट नज़र आ रही है, तो ये जो बच्ची है इसके ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है लाल, तो इसको आपको ज़हन नशीन रखना है, ये सेफेलोकॉर्डल है।
सर से पैर, तो ये जो है तो सर से पैर की ओर यहाँ पर जा रहा है। और यहाँ पर जो है तो ये लड़का जो आपको नज़र आ रहा है ये प्रॉक्सिमो डिस्टल की एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। प्रॉक्सिमो डिस्टल से मुराद फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी जिसे हम कहेंगे, और सेंटर टू आउटसाइड आउटवर्ड भी कहते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है ये केंद्र से बाह्य की ओर, इसको हिंदी में कहते हैं, सीटेट में आता है। तो यहाँ पर जो है तो सेंटर दिया हुआ है और यहाँ से बाहर की ओर सेंटर टू पेरीफेरी जो है तो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमो मतलब एक आपको सवाल दिया जाता है और उसमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल भी होता है। तो इस तरीके से जो तो क्वेश्चन होता है कि सर से पैर की ओर कौन सा जो है तो कौन सी दिशा या कौन सी सीम्त होंगी और कौन सा नशोनुमा होंगी, तो वहाँ पर आपको सेफेलोकॉडल जो है तो टिक मार्क करना होगा। और प्रॉक्सिमो डिस्टल से मुराद सेंट्रल टू पेरीफेरी, केंद्र से बाह्य की ओर, तो इसको जो है तो आपको प्रॉक्सिमो डिस्टल टिक करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये समझने के लिए आपको यहाँ पर ये डायग्राम दी हुई है, तो आप इसको अच्छे से जो है तो ज़हन नशीन रखें। नेक्स्ट है, जैसे कि हमने सेफेलोकॉडल ऊपर देखा है और उसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल के से मुतालिक देख लेते हैं कि यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी मरकज़ किनारा कहेंगे। तो ये उर्दू में जो है तो मतलब उर्दू में इसका मीनिंग मरकज़ किनारा है। तो आप अल्फाज मायने की एक नोटबुक या फिर जो आप नोट्स जिस कापी में बना रहे हो तो उसके बैक साइड में जो है तो उसको अल्फाज मायने का खाका बनाइए और उसमें अल्फाज मायने लिखना आप स्टार्ट कीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि बहुत सारे जो अल्फाज होते हैं उर्दू के और इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, तो इसमें हम कमज़ोर और वीक है और होते हैं, क्योंकि हमारा साबिका उन अल्फाज से उन जो है तो वर्ड से नहीं होता है, इस वास्ते दुश्वारी होती है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो बाकायदा तरीके से और आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हम देख लेते हैं मरकज़ किनारा यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल जिसे कहेंगे, यानी मरकज़ से बाहर की सिमत, नशोनुमा की सिमत मरकज़ से बाहर की तरफ होती है। जैसे शानी यानी कि बाजू, हाथ, उंगलियां, इंसान उसी तरतीब से इन पर काबू पाना सीखता है। बच्चा अगर किसी से मुखातिब है तो पहले वो अपने पूरे हाथ को हिलाता है और बड़ा होने पर बाजू को हरकत देता है। इसके बाद की उम्र में बच्चा पंजा हिलाकर मुखातिब करता है और फिर उंगली से इशारा करता है। यानी कि इसी तरह अंदरूनी आज़ा में दिल का मकाम मरकज़ में है और उसी मुनासिबत से वो पहले अपनी सलाहियतों के तकमील की सिमत पूरी करता है, दूसरे आज़ा की नशोनुमा बाद में मुकम्मल होती है। फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है तो हमने अभी प्रॉक्सिमो डिस्टल देखा है कि मरकज़ किनारा यानी कि सेंट्रल टू पेरीफेरी, तो यहाँ पर जो है तो वो उसका इख्तिताम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लोकेशन हरकत का उसूल। तो आज के लिए इतना काफ़ी समझता हूँ। इंशाल्लाह ये नोट्स पर भी काम चल रहा है और जैसे ही ऑल नोट्स कंप्लीट हो जाएंगी 30 सितंबर तक इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा 1 तारीख को, नोट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। उसी के साथ दोस्तों ये जो आपको उर्दू कवायद की जो PDF नज़र आ रही है इसमें कुछ स्पेलिंग माइनर मिस्टेक थी, लेकिन क्या कहेंगे उसको बहुत सारे मैसेजेस आए तलबा के कि सर ये PDF चाहिए। तो इस PDF को हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से स्टडी कर सकते हो उसकी। तो फ्रेंड्स उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और उसी के साथ साथ के ऐसा भी जो है तो क्वेश्चंस आए कि स्टडी कहाँ से करना है, तो ज़्यादातर तो सिलेबस की बुक आपको जो तो फॉलो करना है और उसी के साथ साथ नफ्सियात की जो बुक है D.Ed B.Ed की, वो साइकोलॉजी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ करना है। और जो नोट्स भी है इंशाल्लाह उस पर भी काम जारी है। जैसे उसका जो तो नोट्स का काम कंप्लीट हो जाता है, 5 सब्जेक्ट की नोट्स है,
पेपर फर्स्ट की रहेंगी और पेपर सेकंड पर भी इंशाल्लाह ज़रूर उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो जो भी रहेगा उसका अनाउंस आपको 1 तारीख को कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।